अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ते हैं इसी इनहिबिटर्स। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। इसमें कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल और लिसिनोप्रिल ये ड्रग्स आते हैं। इसके अलावा और भी हैं। जितनी भी ड्रग्स हैं जिसके आखिर में प्रिल आता है वो इसी इनहिबिटर की क्लास से बिलोंग करते हैं। और ये जो ड्रग्स हैं ये हम वाइडली यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए। और ये हम करोनरी डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रोक में भी यूज़ करते हैं, हार्ट फेल्योर में, एमआई में और क्रोनिक किडनी डिजीज़ में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एक्शन क्या है? एक्शन इसका ये है कि ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है बाय रिड्यूसिंग पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। ये जो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज़ कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। और ये जो ड्रग्स हैं इसी इनहिबिटर्स, ये एक एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जिसे हम कहते हैं इसी एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और वो एंजाइम लंग से रिलीज होता है। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होता। और ये जो एंजाइम है इसी, ये आल्सो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। ये एंजाइम जो है ये ब्रेडिकाइनिन की भी ब्रेक डाउन करता है। जब ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन हो जाती है तो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। ये दोनों हमारे पास वेजोडाइलेटर हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये ब्लड वेसल की वेजोडाइलेशन करते हैं और ब्लड प्रेशर डिक्रीज करते हैं। तो इन ड्रग्स की ये जो है ये हमारे पास जो है फ़ायदे हैं। और ये यहाँ पर लिखा है कि इस इनहिबिटर्स कार्डियक प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों को डिक्रीज करते हैं। और वर्कलोड ऑन द हार्ट भी जो है इसका कंबाइन इफेक्ट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक प्रीलोड और आफ्टर लोड जो जितना भी ब्लड जो है हार्ट की तरफ जाता है इन द वीना कावा में, और उसका जो लोड होता है वो भी डिक्रीज करते हैं, प्री लोड उसे कहते हैं। और आफ्टर लोड जो वो ब्लड जो हार्ट बॉडी को पंप करता है वो भी डिक्रीज कर देते हैं। तो इसका कंबाइन इफेक्ट क्या हो गया कि डिक्रीजिंग वर्कलोड ऑन द हार्ट। यहाँ पर एक जो है लिखा हुआ है कि वेजोडाइलेशन ऑफ बोथ आर्टरियोल्स इन वेन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज वासोकंस्ट्रिक्शंस। वेजोडाइलेशन किसकी वजह से होती है कि वेजोकंस्ट्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है। और वेजोकंस्ट्रिक्शन क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन नहीं होती, इसकी वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है और वेजोडाइलेशन हो जाती है। और वेजोडाइलेशन भी होती है, क्यों होती है? क्योंकि ब्रेडिकाइनिन जो है उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती, और उसकी जब ब्रेक डाउन नहीं होगी तो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन इन दोनों की फॉर्मेशन होगी, और ये दोनों वेजोडाइलेटर हैं। तो इसका कंबाइन इफेक्ट क्या हो गया कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना है हमने, और हम इसके साथ अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम जो है वो बनाया है, आप लोग ये नोट कर लें कि ये है किडनी। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो हमारी जो किडनी है उससे एक एंजाइम रिलीज होता है, रेनिन। ये जो रेनिन है ये एंजियोटेंसिनोजीन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। जब एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर लंग्स से इसी इनहिबिटर जो है ये रिलीज होते हैं। ये इसी एंजाइम रिलीज होते हैं हमारे लंग्स से, और ये इसी एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है ये रस मैकेनिज्म है, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है पार्ट 2 में। आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये जब एंजियोटेंसिन की फॉर्मेशन हो जाती है तो फिर ये इसके दो फंक्शन हैं। एक तो ये पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्शन है, ये वेजोकंस्ट्रिक्टर का कंस्ट्रिक्शन करता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा इसका जो एक्शन है वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है किडनी से। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाता है तो उसका फंक्शन क्या है कि ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन करता है बॉडी में, और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इस मैकेनिज्म को हमने इनहिबिट करना है। यहाँ पर हम 3 ड्रग्स यूज़ करते हैं। एक है इसी इनहिबिटर, दूसरा है एआरबीज, और तीसरा रेनिन इनहिबिटर। जब हम रेनिन को इनहिबिट करते हैं तो हम रेनिन इनहिबिटर यूज़ करेंगे। एलिस्कायरिन जो है वो रेनिन इनहिबिटर है, एलिस्कायरिन नोट कर लें। एलिस्कायरिन, और इसको हम टेक्टरना भी कहते हैं, वो हम यूज़ करते हैं, रेनिन को इनहिबिट करते हैं। जब हम रेनिन को इनहिबिट करते हैं तो ये जो रेनिन है ये किडनी से रिलीज़ हो जाता है। जब ये किडनी से रिलीज़ हो जाता है
तो ये एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है और इस एंजियोटेंसिन 1 की कन्वर्जन के लिए लंग्स से ई एंजाइम रिलीज होता है और वो इसी एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो हैं इसी इनहिबिटर्स। तो वो ड्रग्स यहाँ पर एक्शन करते हैं और ये इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो फिर एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन नहीं होती और ये जो मैकेनिज्म है इसके बाद ये इनहिबिट हो जाता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि हम रेनिन के इनहिबिटर यूज़ करते हैं, एलिस्काइरिन या टेक्टरना, ये जब इसको इनहिबिट करते हैं तो ये सारा मैकेनिज्म इनहिबिट हो जाता है यहाँ तक। और यहाँ पर हम इसी इनहिबिटर यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ से इसकी तो फॉर्मेशन हो जाती है एंजियोटेंसिन 1 की। जब हम ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं तो इसके बाद जितना भी मैकेनिज्म है ये सारा इनहिबिट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने लिखा है ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये भी हम यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर अपना एक्शन शो करते हैं। जब इसकी फॉर्मेशन हो जाती है एंजियोटेंसिन 2 की तो फिर ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है बाइंड होता है और अपना जो एक्शन है वो शो करता है। तो यहाँ पर हम ARBs यूज़ करते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये इसका जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड होते हैं 81 रिसेप्टर के साथ। एंजियोटेंसिन के अपने रिसेप्टर हैं 81 रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं, उसके साथ बाइंड हो जाते हैं और फिर ये जो ड्रग्स हैं, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये फिर बाइंड नहीं होता, तो ये भी इनहिबिट हो जाता है और इसके बाद जितना भी मैकेनिज्म है ये इनहिबिट हो जाता है। इसके दो फंक्शन हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं। ये हमने पढ़े 3 ड्रग्स, इसी इनहिबिटर्स, ARBs, रेनिन इनहिबिटर। इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो तकरीबन सेम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, वो इसी इनहिबिटर शो करते हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट सेम हैं, एंजियोएडिमा और ड्राई कफ, ये सब के सेम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एडवर्स इफ़ेक्ट शो करता है वो इसी इनहिबिटर्स है। जो ARBs हैं वो शो करते हैं एंजियोएडिमा और ड्राई कफ काज करते हैं, लेकिन बहुत कम। और बुक में लिखा है कि जो रेनिन इनहिबिटर्स हैं, यहाँ पर लिखा है एलिस्काइरिन, ऐसे हम टेक्टरना भी कहते हैं, ये सेलेक्टिव रेनिन इनहिबिटर्स हैं, ये याद कर लें। ये हम हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं और ये डायरेक्टली रेनिन को इनहिबिट करता है, दस रास मैकेनिज्म को इनहिबिट कर देता है। यहाँ पर लिखा है कि जो एलिस्काइरिन है इसको हम इसी इनहिबिटर्स और ARBs के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? डायरिया। जब हम हाई डोज भी यूज़ करते हैं ये तो ये डायरिया काज करता है और ये ड्राई कफ और एंजियोएडिमा को भी काज कर सकता है, लेकिन बट लेस ऑफन देन इसी इनहिबिटर। आप लोगों ने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये भी काज कर सकता है, लेकिन इसी इनहिबिटर से कम, वो ज़्यादा काज करता है ड्राई कफ और एंजियोएडिमा को। As with EC inhibitors and ARBs, एलिस्काइरिन is contraindicated during pregnancy, और इसका हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। EC inhibitors को, ARBs को और रेनिन इनहिबिटर को हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। ये पॉइंट भी आप लोग अपने साथ नोट कर लें, ये MCQs में आता है। एलिस्काइरिन is metabolized by CYP3A4 and is subject to many drugs interaction। ये भी आप याद कर लें कि ये जो एलिस्काइरिन है इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो हेपेटिक होता है, लीवर में होता है। हेपेटिक एंजाइम है CYP3A4, वो जो P450 सिस्टम है उसका एक कोई एंजाइम है, ये इसकी मेटाबॉलिज्म करता है। इसी इनहिबिटर्स का जो एक्शन था वो तो हमने पढ़ लिया। इसकी थेरेप्यूटिक यूजेस क्या है? इसी इनहिबिटर हम यूज़ कर सकते हैं टू डिक्रीज अल्बमिनोरिया, क्योंकि ये इंट्राग्लोमेरुलर जो प्रेशर है उसको डिक्रीज़ करते हैं। जब इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है तो फिर एल्बुमिन जो है वो यूरिन में लॉस नहीं होता, तो ये एल्बुमिनूरिया को भी डिक्रीज़ कर सकता है। तो इसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लें अपने साथ। और ये जो इसी इनहिबिटर्स हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं MI के पेशेंट के लिए, और ये फर्स्ट लाइन एजेंट है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद सिस्टोलिक डिसफंक्शन। ये जो ड्रग्स हैं इसी इनहिबिटर्स, ये हमने पहले भी पढ़े कि हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग हार्ट फेलियर,
हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, ये जितनी भी डिजीज़ हैं जो हमने पहले पढ़े उन सब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हमने पढ़ लिए कि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी हमने पढ़ लिए कि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है। आप लोग ये रीड कर लें कि इसमें क्या लिखा है। इसमें कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन ये 2 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एंजियोएडिमा एंड ड्राई कफ। किसकी वजह से? ये जो ब्रेडिकाइनिन है इसकी लेवल जब इंक्रीज़ हो जाती है तो ये एंजियोएडिमा और ड्राई कफ काज़ करता है। और ये इसका एडवर्स इफ़ेक्ट जो है जितनी भी ड्रग्स हैं एआरबीज़, एलिस्कारिन वगैरह, उन सब से ज़्यादा इसके एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं इसके ज़्यादा है। और इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स हैं वो क्या है? इसी इनहिबिटर जो हैं वो हमारे पास ड्रग्स और प्रोड्रग्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। प्रोड्रग किससे कहते हैं? वो ड्रग जो पहले इनएक्टिव होते हैं और इसकी हेपेटिक कन्वर्जन होती है इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट्स। तो इनमें 2 ड्रग्स हैं जो हैं कैप्टोप्रिल और लेज़िनोप्रिल। ये दोनों हेपेटिक कन्वर्जन के ज़रिए एक्टिव ड्रग्स में एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होते हैं। बाकी जितनी भी हैं वो हमारे पास एक्टिव होते हैं। और ये जो फिज़िनोप्रिल हैं ये एक ही ड्रग्स हैं इसी इनहिबिटर में जिसकी एलिमिनेशन किडनी यूरिन के ज़रिए होती है। बाकी जो है उनकी एलिमिनेशन फीसिस के ज़रिए होती है, बाइल के ज़रिए होती है, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो हेपेटिक होता है। जो एनालाप्रिल है वो हमारे पास आईवी फॉर्म में, इंट्रावेनस फॉर्म में अवेलेबल है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गए ईसी इनहिबिटर। इसके बाद हैं एआरबीज़ जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डायग्राम के ज़रिए समझाए हैं। लेकिन आते हैं देखते हैं कि उसमें क्या है। एआरबीज़ हमने पढ़ लिए कि वो किस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। वो डायग्राम जो है आप लोग अपने साथ नोट कर लें। ये जो मैंने आप लोगों को ये डायग्राम के ज़रिए समझाया, यहाँ पर एआरबीज़ जो हैं एक्शन करते हैं अपना, और ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो जितना भी लिखा है बुक में, लेकिन कार्ट में आप लोग रीड कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। यह जो मैंने आप लोगों को समझाया कि एआरबीज़ जो हैं वो यहाँ पर अपना एक्शन शो करते हैं और एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट, इसके जो रिसेप्टर हैं उसके साथ बाइंड हो जाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो इसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 बाइंड नहीं होता और इसका जो एक्शन है वेसोकंस्ट्रिक्शन वो भी इनहिबिट हो जाता है। और ये जो रिलीज़ करता है एल्डोस्टेरोन को, वो भी रिलीज़ नहीं होता। तो फिर सोडियम और वाटर की रिटेंशन नहीं होती, ब्लड जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? ड्राई कफ और एंजियोएडिमा। लेकिन ये इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो इसी इनहिबिटर से कम है। बाकी आप लोग खुद रीड कर लें, इसमें जो है कुछ ख़ास नहीं है। अगर कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।